काफी समय से मैंने वियर्ड मीडिया कंपाइलेशन वाली वीडियो नहीं बनाई थी, पर अब मेरे पास बहुत सारा माल आ गया है। कोई अगर नया है तो ये मेरे चैनल की रिकरिंग सीरीज है जिसमें मैं अपने द्वारा कंज्यूम किए बॉन्कर्स, क्लासिक, वियर्ड फिल्म्स, एनिमेस, गेम्स, स्टोरीज के बारे में चंद शब्द दे के सोने चला जाता हूँ। तो आई होप तुम्हें मजा आए। एक समय हुआ करता था कि मैं हर साल हॉरर फिल्म्स पे एक वीडियो निकाला करता था, फिर अचानक से बंद कर दिया क्योंकि मैं हॉरर जॉनरा से फैटिक्ड हो चुका हूँ। लाइक उस समय मुझे हर साल एटलीस्ट 4-5 फ्रेश आइडियाज मिल जाते थे, पर जैसे पिछला साल ले लो, मुश्किल से खाली एक फिल्म होगी वेपन्स जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने और कहीं भी देखी थी लेकिन हाँ, किसी और ने मुझे उस लेवल पे ग्रैब नहीं किया। ये साल मैंने हॉरर को फॉलो करना ही बंद कर दिया था। फिर रिसेंटली एक मूवी पॉपुलर होने लगी थी, ऑब्सेशन। मुझे जब भी ऐसा हाइप दिखता है किसी मूवी के अराउंड तो अब उसे ट्रस्ट करना बंद कर चुका हूँ क्योंकि सिनर्स और सब्सटेंस दोनों से मैं खुश नहीं था और वो दोनों अपने समय में भयानक पॉपुलर हो रही थी, पर ऑब्सेशन भाई साहब, इट्स टू गुड। मैं हमेशा से बोलता आ रहा है इस चैनल में कि अच्छी हॉरर फिल्म वो नहीं है जो सिर्फ तुमको डराए। अच्छी हॉरर फिल्म वो है जो फन के साथ तुम्हें डराए और जो भी आइडियाज एक्सप्रेस करना चाहती है उसे सिंसियरली करे। ऑब्सेशन हर तरफ से उम्दा है। मैं एक पल भी फिल्म में बोर नहीं हुआ हूँ क्योंकि पूरा थीम ही काफी रिलेटेबल था। अट्रैक्शन को एक्सप्रेस करने में ऑकवर्डनेस से फिल्म चालू होती है और इतना एस्केलेट कर जाती है कि जापानी डिस्टर्बिंग एनिमे के प्लॉट कब कपा जाए। इस एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस देख के मैं बस यही सोच रहा था कि पक्का इसे मजा आई होगी। प्योर साइकोटिक हरकतें करी है इसने। सुपर नेचुरल हॉरर का जो वो ट्रोप होता है, दूर कमरे में अंधेरे में ब्लेंड हो जाना, इस फिल्म में यही अंधेरे से इतने कूल तरीके से खेला गया है। मेन आइडिया यहाँ वही है कि ऐसा अंधेरा कर दो कि बस सिलहूट दिखे और अब उनके चेहरे में इफेक्ट्स को ऐसे ब्लरी कर दो कि लगे हाँ कुछ तो चेहरे जैसा बन रहा है पर उसके आकार में इंसानियत नहीं झलक रही है, और वही चीज तुम्हें अनकैनीनेस से भर देगी। मेन सेलिंग पॉइंट तो देखो ये लड़की की क्योटिक परफॉर्मेंस ही है। कभी भी ये कुछ भी कर सकती है और तुम पूरे टाइम एज पे ही रहोगे। नहीं देखी तुमने और अगर अभी भी हॉल में लगी हुई है तो इस वीडियो में ये अकेली फिल्म है जिसे मैं कॉन्फिडेंस के साथ सबको रिकमेंड कर सकता हूँ। इतने सालों से सुअरों की तरह डरावनी फिल्म्स के नाली में मचल के मेरा एक ऐसा टेस्ट डेवलप हो चुका है कि मुझे भूत दिखाओ हाँ, पर वो भूत किसी यूनिक बड़े थीम्स को सिंबलाइज कर रहा हूँ और पूरी फिल्म उसी सिंबलिज्म में ज्यादा फोकस रहे, जंप स्केयर्स या मुझे डराने में नहीं। और एक और सबसे बड़ी बात कि प्लीज मुझे कुछ भी ना बताओ, उसको अनरिजॉल्व रहने दो। तो इसी सेंटेंस के साथ मैं अपने फेवरेट साइकोलॉजिकल हॉरर डायरेक्टर कियोशी कुरोसावा की बात करना चाहता हूँ। इनकी काइरो फिल्म मैंने छोटे में देखी थी और मुझे लेड़ा कुछ समझ नहीं आया था, बस उसका वो पॉपुलर स्टेयरकेस के नीचे नशेड़ी भूतनी याद थी जिसे मैं काफी बार वीडियोस में यूज भी कर चुका हूँ। रिसेंटली इनकी मैंने क्योर फिल्म देखी थी और वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। इनकी स्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए ये बेस्ट फिल्म है। क्योर का आइडिया देखो बस इतना है कि एक सीरियल किलर घूम रहा है जो कि किसी को एक्चुअली में मारता भी नहीं है। वो लोगों को हिप्नोटाइज करता है। कैसे? उनसे कॉन्स्टेंटली सवाल करके उनके साइकी में घुस जाता है और फिर जो उनकी डीपेस्ट फीलिंग होती है उसको टारगेट करके उन्हें किसी भी लेवल का क्राइम कराने के लिए प्रोत्साहित कर देता है और लोग बिल्कुल ट्रांस स्टेट में आके अपने मन की भड़ास निकाल भी देते हैं। तो इनका हॉरर प्योर साइकोलॉजिकल जाता है कि ऐसी चीज को तुम आखिर कैसे ही रोकोगे जो इंसान के अंदर की प्राइमल इविल इंस्टिंक्ट्स को जगा दे। ऐसे ही तुम कायरो या फिर अमेरिकन रिलीज में पल्स को ले लो। सरफेस लेवल पे तो आइडिया बस इतना है कि लोगों को अचानक से अबैंडन एरियाज में, घरों के कोनों में, लिमिनल स्पेसेस में रूह आत्माएं दिखने लगती है और धीमे धीमे वो खुद को भी आइसोलेट करने लगती है और एक दिन वो गायब, कोई भी ट्रेस नहीं। बस उस जगह उनकी छाप छूट जाती है जहां पे वो आइसोलेट होने पे अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बिताते थे। काफी कॉम्प्लिकेटेड हॉरर आइडिया था पर मेन थीम ऑब्वियसली मॉडर्न वर्ल्ड की लोनलीनेस है और इस नजरिए से देखते ही कॉम्प्लेक्स हॉरर गिमिक अब बहुत अच्छे से सेंस बनाता है। फिर इन अंकल की डायरेक्शन स्टाइल भी लोनलीनेस को बखूबी दर्शाती है कि सारे शॉट्स दूर से लिए हैं, जैसे कैमरा खुद इन कैरेक्टर्स को कभी भी अबैंडन कर सकता है। अब इनकी आखिरी फिल्म की जो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, रेट्रिब्यूशन। सबसे पहले मैं बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के इस फिल्म के मेरे फेवरेट सीन को बस दिखा देना चाहता हूँ। कोई कमेंट नहीं देने वाला हूँ इसमें मैं। इस फिल्म का मेन आइडिया ये था कि शहर में मर्डर हो रहे हैं और वियर्डली हर एक का मेथड सेम ही है, पानी में डुबो के मार देना। तहकीकात करने पे रियलाइज होता है कि किसी भी दो केसेस का आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बस मेथड प्रिसाइजली आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ तक कि फिल्म में भी तुम्हें 3-4 कंप्लीटली डिफरेंट लोगों की लाइफ दिखा देते हैं कि इस शहर में जब भी किसी को किसी से भी खुन्नस सूझती है तो वो अगले को पानी में डुबो के ही मारेगा या मारेगी। तो साइकोलॉजिकल हॉरर इस बार ऐसे किया गया है कि इस सिटी की एक ट्रॉमेटाइजिंग हिस्ट्री है जहाँ पे कई कैदियों को सेम मेथड से टॉर्चर और खत्म किया जाता था और लोग अब उसे अनकॉन्शियसली रिपीट कर रहे हैं। कियोशी कुरोसावा अंकल यही साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को सिटी के लेवल पे स्केल कर देते हैं और ये हॉरर डरावना इसलिए भी लगता है कि सोर्स को ढूंढ भी लिया तो अब आगे क्या करोगे, पूरे शहर की तादाद को क्या ब्रेन वॉश करोगे बैठ के। और इससे भी बेस्ट एस्पेक्ट है इन तीनों फिल्म्स में ये सारी बातें कहीं भी आउटराइट नहीं कही गई है, बिल्कुल एम्बिगियस।
अब हॉरर से आगे मैंने अपने टेस्ट के एवर ग्रोइंग स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए कई तरह के जॉनरास में हाथ पैर टकला किल्ली मारा है। लेजेंडरी क्लासिक से लेके एक्सप्लॉयटेटिव बी ग्रेड से लेके आर्टसी से लेके ट्रैश सब। टोटल 7 फिल्में हैं इस सेक्शन में। शुरू करते हैं म्यूटेंट गर्ल स्क्वाड से। जापानी बोंकरनेस एट इट्स फाइनेस्ट। मुझे नहीं पता कि क्या एक्सप्लेनेशन दूं, तो कुछ सीन्स यूं ही दिखा दे रहा हूं। काफी कुछ मैं इधर दिखा भी नहीं सकता हूँ वरना वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, पर मान लो वो जैपनीज जुवेनाइल बॉडी हॉरर एनर्जी की गई है। स्टोरी के मामले में बिल्कुल बचकानी कहानी है, पर ऐसे आंटियों को एनिमे लेवल वीएफएक्स के साथ देखने में अलग ही सरियलिटी है। डिस्टर्बिंग वियर्डनेस लगातार देख देख के मैंने सोचा कि आओ कुछ रोमांस भी ट्राई कर देते हैं। और मुझे पाम स्प्रिंग का प्रीमाइस काफी बढ़िया लगा कि कपल टाइम लूप में फंसे हुए एक ही दिन को बार बार जी रहे। काफी क्लेवरली रिटन फिल्म थी। रोमांस एस्पेक्ट भी काफी चिल और होलसम था। नॉट माई टेस्ट, लेकिन मैंने काफी इसको एंजॉय किया। जापानियों की रिसेंट ईयर्स की क्लासिक्स को खंगालते हुए मुझे बार बार ये फिल्म दिख रही थी। अ समुराई इन टाइम। फिल्म का प्रीमाइस बहुत ही बेसिक सा है कि एक समुराई फ्यूचर में टेलीपोर्ट हो गया है और अब उसके पीओवी से हम मॉडर्न डे को देख रहे हैं। मेन इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि फ्यूचर में वो जिस जगह पहुंचता है वहां पे समुराई फिल्में शूट हो रही होती है, तो इसे और कंफ्यूज होता देखने में काफी मजा आती है। इसी के साथ मेनली ये फिल्म खुद पीरियड फिल्म जॉनरा को एक्सप्लोर कर रही है, जो कि जापानी पॉप कल्चर का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। ओबिक्स को मैंने सिर्फ इसलिए देखना चालू किया था क्योंकि एक नजर डालने पे ये वीडियो गेम हॉरर और फैंटेसी का जॉनरा कोलाज लग रहा था, जो कि है हाँ, पर फिर भी मुझे ये फिल्म काफी ज्यादा बोरिंग लगी, खास करके इसका पहला हाफ। पूरा मेन मजा इसका दूसरे हाफ में है, जब फिल्म एक आरपीजी गेम की तरह बिहेव करने लगती है और वीडियो गेम के एलिमेंट्स को क्लेवरली यूज भी किया गया है। इसके साथ ऐसी इमेजरी ले लो। किस फिल्म में तुम मुझे बताओ कि डीमन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा। मोस्टली में रेडिश और डार्क में दिखाया जाता है, इधर पूरा ही सबवर्ट कर दिया गया है। इतना ब्राइट है कि आंखें चौंधी आ जाए। बाकी मेरा फेवरेट शॉट, जब जल्दी जल्दी अलग अलग फिल्म्स की वीसीआर को स्क्रीन में दिखाते, एक सिनेफाइल आदमी की आंख चमचमा जाए। अकीरा कुरोसावा की मैंने सिर्फ 7 समुराई देखी है, वो भी 2 बार। वो फिल्म मुझे काफी पसंद है और रिसेंटली मैंने सोचा कि आओ इनकी रान भी देख दी जाए। इसका नाम प्रोनाउंस करने में काफी कंट्रोल लाना पड़ता है, गलती से एक और व्यंजन आगे जुड़ा और चैनल बैन। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हर शॉट के कंपोजिशन ने ही नजरों को सुकून दिया था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस फिल्म का हर एक फ्रेम इतनी खूबसूरती से तराश के रखा गया है, आंखें हटा के दिखा दो। और फिर अंकल के कैरेक्टर्स हमेशा मूव करते ही रहते हैं। स्क्रीन में कुछ ना कुछ तो होगा ही जो भाई मूव कर रहा होगा। रही बात कहानी की, तो प्रीमाइस देखेंगे तो बेसिक राज्य परिवार और सक्सेशन वॉर है, जो ऑब्वियसली फुल ट्रेजेडी की तरफ ही जानी है। राजा अपने राजागिरी से इस्तीफा देना चाहता है और अपने 3 बेटों में राज्य का बंटवारा किया, पर ऑब्वियसली आगे केओस छाया, सब उसके कंट्रोल से बाहर, और उसी के लिनेज को उसके आंखों के सामने तितर बितर होने की गाथा का हमें आंखों देखा हाल दिखाया गया है। मेन विलेन इसमें बड़े बेटे की बीवी है, जिसको राजा की फैमिली से हमेशा खुन्नस रही थी, और अब वो अपना गेम ऑफ थ्रोन्स खेलती है और गेस व्हाट, कामयाब भी हो जाती है। बहुत धाकड़ कहानी है। बाकी बस एक सीन जो मेरे अभी तक के दिमाग में गड़ा हुआ है, उसे यहाँ मैं बिना कॉन्टेक्स्ट के बस दिखा के आगे बढ़ देना चाहता हूँ। हाउस ऑन हॉन्टेड हिल। इस फिल्म को देखने की वजह बस इतनी थी कि यह फिल्म शर्ली जैक्सन की हॉरर क्लासिक हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस पे बेस्ड है, पर असलियत में दोनों में कोई भी ऐसा गहरा रिश्ता नहीं है। क्रिटिक की नजरों से इस फिल्म की कोई इज्जत नहीं है और समझ भी आता है, बहुत ही कैंपी फिल्म है, पर इसमें 1-2 कूल सीन्स है जो मैं यहाँ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए मैंने इसको वीडियो में रखा है। अब इस सेक्शन में आखिरी फिल्म, जिसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि अगर किसी के टेस्ट से ये मैच करी तो मेडिटेटिव फील होगी, जिससे नहीं करी तो भीषण स्लो और प्रिटेंशियस लगेगी। ऑब्वियसली मैं फर्स्ट कैटेगरी में हूँ। टार्कोव्स्की अंकल की स्टॉकर। एक जोन नाम की मिस्टीरियस जगह है जिसके बारे में र्यूमर्स फैले हैं कि कोई वहां पे जाता है तो लौट के वापस नहीं आता है, केवल कुछ लोगों को छोड़ के, जिनको स्टॉकर बुलाते हैं। इन लोग बताते हैं कि जोन के हार्ट में एक स्पेशल रूम है जिसपे अगर तुम एंटर कर जाओगे तो तुम्हारी मोस्ट सिंसियर विश पूरी हो जाएगी, मतलब जिस चीज की तुम्हें दिल से चाहे। पूरी फिल्म जोन में ट्रैवर्स करके उसी रूम तक पहुंचने पे है, पर जोन में ट्रैवर्स करना अलग ही लेवल का सर दर्द है। तुम डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं ले सकते हो, प्रिसाइज पाथवे फॉलो करना रहता है और हर इंस्टेंस में वो पाथवे बदल भी जाता है। लाइक कभी कभी तो तुम्हें दोबारा सेम पाथवे को दोबारा ट्रेस करना पड़ता आगे जाने के लिए। टाइम स्पेस बहुत ही वियर्ड वे में डिस्टॉर्ट होता है, जिसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन इस सीन में बेस्ट दिखता है।
इसके साथ इस फिल्म का क्लाइमेक्स इतना थॉट प्रोवोकिंग है जब तीनों कैरेक्टर्स उस रूम की दहलीज पे पहुंच जाते हैं। मैं स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें ये फिल्म पसंद आए चाहे ना आए, पर मेरे हिसाब से सबको एक बार तो ये एक्सपीरियंस करनी चाहिए। अगर पसंद आ गई तो ट्रस्ट मी, तुम कई दिनों तक खूब सोच विचार करने वाले हो। मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया था जहां मैं स्कूल, टीनेज एंग्स्ट और टीनेजर्स के सोशल स्टीरियोटाइप से काफी ऑब्सेस्ड हो चुका था और ऑब्वियसली उसी टाइप की फिल्म की तरफ ग्रेविटेट भी हो रहा था। 3 फिल्म्स मैंने देखी थी, ब्रेकफास्ट क्लब, हेदर्स और मीन गर्ल्स। ब्रेकफास्ट क्लब का आइडिया बस इतना है कि टीनेजर्स के 5 स्टीरियोटाइप्स को उठा के डिटेंशन में रख दिया है और अब जो रायता वो फैलाएंगे उसकी खटास को हम चख सकते हैं। पहला हाफ बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन सेकंड हाफ में जब सारे कैरेक्टर्स ऑनेस्टली ओपन अप होते हैं तो वो पूरी कॉन्वर्सेशन काफी प्यारी लिखी गई है। नॉट द बेस्ट ऑफ द जॉनरा, लेकिन बढ़िया थी। हेदर्स में आते हैं तो भाई इस फिल्म की राइटिंग कितनी शार्प और फनी है। मेन कैरेक्टर जब भी अपनी डायरी एंट्री करती है तो वो इतना फन वर्ड प्ले होता है। पहले मैं हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। इस फिल्म में ये एक्सप्लोर किया गया है कि जैसे स्कूल कॉलेज में सर्टेन पॉपुलर लोग होते हैं, जैसे लड़की पॉपुलर है तो उसे इस नजरिए से देखा जाता है कि वो पक्का खुले मिजाज की होगी और अगर लड़का है तो वो घोंचू होगा। मतलब वेस्टर्न स्टीरियोटाइप में क्वीन और जॉक्स को ले लो। अब मेन कैरेक्टर उनसे खुन्नस में आके अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक एक करके उन्हें बहुत ही गूफी वे में मार देती है और उनके तरफ से सुसाइड नोट लिखती है, जिसको पढ़ के बाकी सारे लोग अब मरे हुए को घृणा की जगह ऊंचे दर्जे से देखने लगते हैं और मेन कैरेक्टर इस बात से और कुड़ती जाती है। तो अब मेरी फेवरेट डायरी एंट्री सुनो इसकी। Dear diary, my teen angst bullshit has a body count. The most popular people in school are dead. Everybody's sad, but it's a weird kind of sad. Suicide gave Heather depth, Kurt a soul, Ram a brain. I don't know what it's given me. My teen angst bullshit has a body count. बेहतरीन पन। और अब स्टीरियोटाइप के सटायर की मोस्ट फन फिल्म ऑफ ऑल टाइम, मीन गर्ल्स। पूरी फिल्म में मैं तुम्हें सिर्फ इस कैरेक्टर रेजिना के बलबूते पे बेच सकता हूँ। अगर टिपिकल स्टोरी टेलिंग टर्म्स को यूज करे तो रेजिना मीन गर्ल्स की प्राइमरी एंटागनिस्ट है और उसका एंटागनिज्म ही यही है कि शी इज परफेक्टली ऑनेस्टली सेल्फिश, जिसकी वजह से इस लेवल का कॉन्फिडेंस और करिश्मा छोड़ती है कि उसके दुश्मन ना चाह के भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैं केवल यहाँ मेरा फेवरेट मोमेंट दिखाना चाहता हूँ। हमारी एमसी लिंडसे लोहान जी एज अ प्रैंक रेजिना के टैंक टॉप में छेद कर देती है। आगे तुम लोग खुद देख लो। इस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है अगर तुम्हें आइकन बनना है तो। बाकी ऑब्वियसली किसी भी जॉनरा को मैं केवल हंसी टिटोली में नहीं छोड़ने वाला हूं। तो अब टीन एंग्स्ट जॉनरा की वो फिल्म जो मेरे हिसाब से उच्च कोटि का सिनेमा है, तेत्सुया नाकाशिमा की कन्फेशंस। कैसे ही बात करूं इस मूवी की, क्योंकि मैं कोई भी स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूं। ऐसे समझो कि फिल्म की शुरुआत क्लासरूम से होती है जहां उनकी टीचर बहुत ही काम शब्दों में उन बच्चों द्वारा किए क्राइम को समझाती है और फिर क्रिमिनल बच्चों को मुंह पे बता देती है कि वो आज से उनकी जिंदगी खराब कर देगी। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ स्टोरी को लेके। पूरी की पूरी फिल्म फ्रैगमेंटेड पीसेस की तरह टोल्ड की गई है, जिसमें तुम्हें 4-5 पीओवी से कहानी को दिखाएंगे और आखिर में सबको खूबसूरती से जोड़ देंगे। एक क्रिएटिव चीज करी गई है कि पूरी मूवी डायलॉग एक्सपोजिशन में टेल करी गई है। शो डोंट टेल होता है ना, इस फिल्म में मोस्टली टेल है और शो में ऐसी इमेजरी रखी गई है जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा हो। न जाने तुम्हें क्या सेंस बन रहा होगा इस सब बातों से, लेकिन देखोगे तो ज्यादा फील होगा। काफी खूबसूरत फिल्म थी। इस कैटेगरी में अगर कोई एक देखनी है तो आंख बंद करके कन्फेशंस रिकमेंड करूंगा मैं। आगे एनिमेटेड मूवीज की थोड़ी सी बात कर ली जाए। इन सबको ज्यादा डिस्कस मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि सब पे अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। सबसे पहले मैंने ताको पीस ओरिजिनल सिन एटलास देख दिया है और आगे जो मैं बोलने वाला हूं वो तुम्हें वियर्ड लगेगा, पर ये एनिमे मुझे काफी होलसम लगा। मतलब इस नज़रिए से आ रहा हूँ जैसे मेटामॉर्फोसिस की एंडिंग बहुत ही दुखमयी थी तो फैन लोगों ने भाई नई एंडिंग बना दी थी जिसमें उसको खुशी दी थी। ताकोपी की कैनन एंडिंग ही काफी होलसम वे में रिजॉल्व होती है। बाकी मुझे ये आइडिया भी बढ़िया लगा कि डोरेमोन लेकिन उसके गैजेट्स की वजह से डिस्टर्बिंग कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं। इसके डीपर थीम्स को मैं इसी के वीडियो पे डिस्कस करूंगा। मुझे काफी समय से एंजल्स एग देखने की इच्छा थी पर वो शांत वाला मूड बना ही नहीं पा रहा था। अब देख दिया है और सच में मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। हर एक फ्रेम इतना मेडिटेटिव सा है। एक तो कैरेक्टर डिजाइन योशिताका अमानो ने दी है जिनके आर्ट स्टाइल से मेरा गहरे लेवल का बंधन है। फाइनल फैंटेसी 6 वो पहला गेम है जिसकी वजह से मुझे गेमिंग मीडियम के आर्ट का एहसास हुआ था और उस गेम के कैरेक्टर डिजाइन आज भी मेरे दिमाग में छपे हुए हैं। सेम एंजल्स एग में भी कैरेक्टर्स इतने स्ट्राइकिंग से लगते हैं। इस एनिमे की पूरी वाइब ही धाकड़ है। वो आसमान से नोआ आग का नीचे आना, उसके डिजाइन का स्टीम पंक एस्थेटिक, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और एनिमेटेड मीडिया का लास्ट है ओवर द गार्डन वॉल। अगर इसके आर्ट स्टाइल को देखते ही तुम्हारी आंखों में दिल नहीं बना तो जल्द मोतिया बन जाएंगी। मैं इस पे काफी समय से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कैसे बात करूँ। अभी के लिए ऊपर से बता देता हूँ कि ये एक एनिमेटेड मिनी सीरीज है, सिर्फ 11-11 मिनट के 11 एपिसोड है। 2 सेलिंग पॉइंट अगर मैं देना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो वो फोक हॉरर को कार्टूनी स्टाइल में ब्लेंड किया गया है।
दूसरा, इन कैरेक्टर्स का चूतियाप। My name's Greg. What's yours? Beatrice? My brother's name is Wirt, Who cares? and my frog's name's Wirt Jr., but that may change. Okay, that's great. How about you and I ditch your brother? Maybe later. So is it nice being a bird? Nope. Oh. Do you like waffles? No, waffles make me sick. I eat maggots. Ah! What? How can you not eat waffles? Ah! What? I stepped on a pumpkin! मेन ट्रायो को इतने कम समय में इतनी इंगेजिंग वे में डेप्थ दी गई है। राइटिंग के बारे में मैं क्या ही कहूँ, कोई भी कैरेक्टर केवल एक एपिसोड के लिए भी होगा, उसे परफेक्ट अमाउंट ऑफ एब्सर्डिटी और सिंसियरिटी से लिखा गया है। कुछ एपिसोड्स में कैरेक्टर वर्क इतने धाकड़ है कि मैंने उन्हें रिपीट पे काफी बार देखा हुआ है। अगर कोई एनिमे की दुख पीड़ा त्राहिमाम वाली डेप्थ से हटके थोड़ा कोजी एब्सर्ड वाइब में डेप्थ चाहता है तो ओवर द वॉल इज द थिंग। अब आगे वीडियो गेम्स पे भी नजरें फेर दी जाए। रिसेंटली तुम लोगों ने मेरे चैनल की वीडियो में इस गेम की फुटेज देखी होगी, जर्नी। ज्यादा कुछ मेरे पास इसमें कहने को नहीं है। कोर गेम प्ले केवल इतना है कि वो दूर पहाड़ दिख रहा है, उसी की ओर जाना है। वहां पहुंचना दूर की बात हो गई, असली मजा है कि एक जगह खड़े होकर रेगिस्तान के एम्प्टीनेस में अपनी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करो। पूरा गेम केवल ये सोच के बनाया गया है कि तुम किसी भी पॉइंट पे स्थिर हो जाओ, कैमरा अपने आप उस स्क्रीन को स्क्रीन शॉटेबल बना देगा। सिनेमैटिक। अगला गेम वो अकेला गेम है जिसने 60% मेरे पिछले साल का गेमिंग टाइम खाया है, डोंट स्टार्व टुगेदर। मुझे नहीं पता इस गेम की बात कैसे करूं और ना मुझे करने का भी इतना कोई शौक है। कुल मिला के बस इतना है कि दिखने में गेम क्यूट लग रहा होगा पर बहुत ही ऑब्ट्यूज, ब्रूटल और जीरो हैंड होल्डिंग है। पूरा लर्निंग कब ऐसा है कि बकचोदी करो, जान से हाथ धो बैठो और फिर पनिशमेंट को झेल के अगली बार वो बकचोदी करने से थर थर कांपने लगो। मेन मैंने बस यहाँ इसका नाम इसलिए दे दिया है कि अगर किसी को खेलना है तो हाँ, ये एक मल्टीप्लेयर गेम है, तो भाई कभी खरीद लेना तो साथ में खेल सकते हैं कहीं। और गेमिंग सेक्शन में आखिरी वो गेम जिसने रिसेंटली मेरे दिमाग को जकड़ के रखा हुआ है, पैथोलॉजिक। मेरी रिसेंट की सारी वीडियोस देख रहे होगे तो एक कॉन्सेप्ट काफी रिकरिंग हो चुका है कि मेरी लाइफ और थिंकिंग में कॉन्ट्राडिक्टरी विचारों को लगातार पेश करने लगा हूं और एम्बिगिटी शब्द भी काफी बार इस्तेमाल हो चुका होगा इस चैनल में। पैथोलॉजिक गेम यही थिंकिंग को सोच के बनाया गया है। पूरा गेम बस इतना है कि तुम्हें सिटी के लोगों से बात करके सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हर किसी के अपने बायस्ड है और हर कोई अपने फायदे के लिए तुमसे झूठ बोल सकते हैं। तुम थोड़ा सोचोगे तो उन कैरेक्टर्स के पीओवी से उनका झूठ बहुत अच्छे से सेंस बना रहा होता है। तो गेम तुम्हें कौन सही है कौन गलत है मुंह पे नहीं फेंकता है, तुम जो सेंस बना लो सिचुएशन का तुम्हारे ऊपर है। मोस्ट ऑफ द गेम्स ये चीज किसी हद तक करने की सोचते हैं, पर पैथोलॉजिक पूरा डिजाइन ही ऐसे किया गया कि पूरा ओपन एंडेड है। सारी कॉन्वर्सेशन तुम्हें एक आंसर के साथ 10 क्वेश्चंस और थमा देगी। गेम प्ले के पीओवी से अगर इंट्रिकेट मैकेनिक्स में ना जाए तो सिंपली ये गेम बस इतना है कि लोगों से बात करो और सोचते सोचते हुए अगले इंसान के पास जाओ। दैट्स इट। अगर तुम्हें सोचना नहीं पसंद है तो ये गेम बॉन्कर्स और क्रिप्टिक लगेगा। अगर पसंद है तो मैं पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ कि जिंदगी बीत जाएगी इसमें, इसलिए सतर्क रहे। दूसरों की कहानियों की ऐठन बढ़ाते बढ़ाते मैंने सोचा कि आओ थोड़ा सा अपनी कहानियों को भी घुसेड़ दिया जाए। तो मैंने एक सबस्टैक आईडी बना ली है जिसमें मैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज को अपलोड करता रहूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। अभी तक मैंने 5 छोटी छोटी कहानियां उसमें डाल भी दी है, जिसमें से एक मैं अपने कर्स ऑफ अ यूट्यूबर वाली वीडियो में नरेट भी कर चुका हूँ। तो कोई इंटरेस्टेड है तो वहां जाके मेरे स्टोरी टेलिंग में एक्सपेरिमेंट्स को ग्रहण कर सकते हैं। अब देखो, इस वीडियो में जिसकी मुझे बात करनी थी सब कर दी है। केवल फिनाले के लिए मैंने एक मीडिया को छोड़ा हुआ है जिस पर मैंने कई समय से विचार करके डिसाइड किया है कि ये मेरी फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम है, सियोन सोनू अंकल की 4 घंटे की एपिक लव एक्सपोजर। मैं इस फिल्म पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये 4 घंटे की फिल्म है पर पूरे रन टाइम में मैं एक बार भी बोर नहीं हुआ हूँ। मोस्ट इंगेजिंग 4 आवर्स ऑफ माई लाइफ। और ये फीट वर्क इसलिए भी करा है क्योंकि फिल्म लगातार अपना जॉनरा चेंज करती रहती है और वियर्डली तुम्हें स्टोरी पीओवी से सेंसिबल भी लगेगा। मेन वजह जो ये फिल्म मुझे इतनी पसंद है तो वो ये है कि कैसे रिलीजन और उसके एक्सट्रीम की वजह से जिंदगी किस लेवल पे क्योटिक जा सकती है, और फिर एक्सट्रीम आइडिया में लस्ट और सेक्स को रखा हुआ है। तो अपने आप शॉकिंग लेकिन ह्यूमनली मोस्ट अंडरस्टैंडेबल जगह फिल्म जाती है, जो कि ये सब नॉन एनिमे वीडियोस को लेके जो मेरे चैनल में दहशत और क्योटिक वाइब बनती है उसको खूबसूरती से एक्सप्लोर भी करती है। मेरी रीसेंट वीडियोस जिसमें मैं फिलॉसफी पे अपना नजरिया दे रहा था वो उत्पन्न भी लगातार लोगों के प्रोजेक्शन खुद पे लेने से ही हुआ था। तो हमारे सब्सक्राइबर्स को लग रहा होगा कि मैं उस लाइन में रैंडमली कैसे पहुंच गया। आई एम लाइक, मेरे चैनल की वीडियोस को कॉन्टेक्स्ट में लोगे तो उन वीडियोस का मेरे द्वारा बनना परफेक्टली सेंस बनता है, और उस विचारधारा तक पहुंचने में इस फिल्म का भी काफी बड़ा हाथ है। इस फिल्म के हर एक कैरेक्टर की स्टोरी टेलिंग उनके मेजर फ्लॉज को मद्देनजर रख के की गई है। तो सबकी नजरों से तुम देखोगे तो सब के सब बिखरे कंफ्यूज लगेंगे, और वही पॉइंट है कि सियोन सोनू अंकल ने एब्सर्ड से एब्सर्ड कैरेक्टर को भी प्रैक्टिकल डेप्थ दी है। बाकी आज के लिए इतना ही था। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आराम करो। मैं गया सोने। बाय बाय।